सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने के मामले में आजम खान के वकील ने कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसमें कोर्ट से इजाजत लिए बिना जेल शिफ्ट करने का आरोप था। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रामपुर जेल के जेलर को तलब किया। इस मामले में अब जेल अधिकारी आज अपना जवाब कोर्ट में पेश करेंगे। कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सभी सीटों के लिए जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने बीजेपी को राजनीति का मौका मिल गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश कांग्रेस की गुटबाजी को हवा देकर अपनी सियासत साधने की है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें कांग्रेस की नजर 2 पर है, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे अभी ये साफ नहीं है। इसलिए बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पक्ष तो खुलकर ले ही रही है। साथ ही कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए सिंधिया को राहुल गांधी से बड़ा और बेहतर नेता भी बता रही है। चाहे आईक्यू का मामला हो, चाहे पॉलिटिकल सोच का मामला हो, इसीलिए ये जो कवायद चल रही है, कभी बात आती है कि प्रियंका जी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जाए, उसके पीछे केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोकना है। कभी बात आती है कि आदिवासी को राज्यसभा में भेजना है, उसके पीछे मंतव्य केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोकना है। यही नहीं, कांग्रेस की ओर से कभी दिग्विजय सिंह तो कभी प्रियंका गांधी का नाम उछलने से सिंधिया गुट में बीजेपी को फूट की उम्मीद दिख रही है। तो ये कांग्रेस की गुट, ये राजनीति है। निश्चित रूप से जब कांग्रेस में इस तरह बड़े बड़े राजा महाराजाओं का साम्राज्य है, तो जिस तरह से ये मांग उठी है कि किसी दलित आदिवासी को राज्यसभा में भेजा जाए, तो ये गलत नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के खेल को समझ रही है, इसलिए वो इन बयानों के जाल से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है। इन सब बातों को अपना समय बर्बाद करने के बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विचार करे कि उनको किसको भेजना है और वो चुना कैसे जाएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरे दलों के समर्थन से चलने वाली मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार फिलहाल न तो दिग्विजय गुट को नाराज करना चाहती है, न ही सिंधिया खेमे को। राजा की महाराजा दोनों। बीजेपी की पहली कोशिश राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट कब्जाने की है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जीत के लिए हर उम्मीदवार को 58 वोट चाहिए। 230 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 114 विधायक हैं। इस हिसाब से कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट तो जीत रही है, लेकिन दूसरी सीट के लिए उसके पास अपने 56 विधायक यानी जरूरत से 2 कम है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 108 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी एक सीट तो जीत जाएगी, लेकिन दूसरी सीट के लिए उसे दूसरे दलों के 8 वोट की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि इसी 8 वोट के लिए बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी को हवा देना चाहती है। राजस्थान के बीकानेर में मामूली विवाद में 68 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी बहू के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सफेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग अपनी बहू को बेरहमी से मारता दिखाई दिया। इस बीच वहां मौजूद घरवाले महिला से मारपीट कर रहे बुजुर्ग को छुड़ाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी घरवाले बुजुर्ग को हटा नहीं पाए और वो लगातार महिला से मारपीट करता रहा। हंगामा बढ़ा तो आसपास के घरों से कुछ लोग निकलकर वहां पहुंच गए। एक महिला दीवार फांदकर वहां पहुंची और मारपीट कर रहे बुजुर्ग को रोकने लगी। बाद में बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया गया। मारपीट से पहले घर के बाहर भैंसों को बांधने पर बुजुर्ग अपनी बहू से बहस करता दिखा और जब विवाद बढ़ा तो उसने मारपीट शुरू कर दी। जयपुर में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीते सोमवार को जयपुर में एसीबी ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था और एसीबी की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ता राज्य सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर गए। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। सड़क पर नारेबाजी करने के बाद सभी प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। कुछ के हाथों में पार्टी के झंडे नजर आए, जबकि कुछ परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग लिखे पोस्टर लेकर चलते नजर आए। सीएम आवास से काफी पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जहां पर उनकी पुलिस से हल्की धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान हंगामा कर रहे कुछ लोगों ने बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग से दूर धकेल दिया। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के लिए सीधे मंत्री प्रताप सिंह और सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया। इतना बड़ा रैकेट किसके माध्यम से चल रहा था, ये रेवेन्यू किसके पास जाता था? हमने मांग की कि परिवहन मंत्री इस्तीफा दें।
यूपी के पीलीभीत में महिला से लूट की कोशिश के आरोप में एक बदमाश की लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जबकि उसका दूसरा साथी वहां से फरार हो गया। लेकिन महिला से लूट की कोशिश कर रहे एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया, फिर एक बिजली के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। कोई उसे लातों से मार रहा था तो कोई उस पर थप्पड़ बरसाता दिखा, जबकि बदमाश हाथ जोड़कर लोगों से छोड़ देने की अपील करता रहा। इस बीच कुछ लोग उसके हाथ बांधने की बात कहते सुनाई दिए। मारपीट और हंगामे की वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में शामिल एक महिला आरोपी को चप्पल से मारती दिखी। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी ने फिर से उससे मारपीट शुरू कर दी और उस पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाने लगा। हरियाणा विधानसभा में भारत माता के नारे पर एक दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। ऐसा तब हुआ जब विधानसभा में शिक्षा मंत्री बोलते हुए अचानक रुक गए थे और कांग्रेस के एक विधायक ने उन्हें भारत माता की जय के नारे लगाने की सलाह दे दी थी, जिस पर बीजेपी के विधायक और सरकार के कई मंत्री भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस विधायक की सलाह को तंज मानते हुए इसका विरोध किया, जिसके बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। ये भारत माता की जय एक दिन पहले हुए इस हंगामे के बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल विज भी अपनी सीट पर खड़े हो गए और कांग्रेस के विधायकों को खूब खरी खोटी सुनाई। हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। भारत माता की जय कह के बीजेपी के इस हमले का जवाब देने के लिए कांग्रेस के भी कुछ विधायक खड़े हो गए, जिससे विधानसभा का माहौल शांत होने के बजाय और गर्माता चला गया। विधानसभा अध्यक्ष लगातार सभी सदस्यों से शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन कोई भी चुप रहने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि बाद में सभी सदस्यों ने एक साथ नारे लगाए। एक साथ नारे लगाने के बाद विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा खत्म हो गया। यूपी के हाथरस में जिला अस्पताल में इलाज करवाने आए एक दंपति की बाइक को चोरों ने उड़ा लिया, लेकिन चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें लाल शर्ट पहने एक आदमी बाइक के पिछले हिस्से में लगे बैग में कुछ रखता दिखाई दिया, जबकि उसका साथी उससे थोड़ी दूर पर खड़ा था और आने जाने वालों पर नजर रख रहा था। इसके बाद लाल शर्ट पहना आदमी बाइक पर बैठा और उसे आगे की तरफ ले आया, जिसके बाद उसका साथी बाइक की पिछली सीट पर बैठा और फिर दोनों वहां से फरार हो गए। मैं अंदर से आई तब मेरी गाड़ी ठाड़ी, तब मैं फिर दोबारा आई, मेरी बाइक उठा ली है। मैंने कैमरा में दिखवाई तो वो कैमरा में एक आदमी दिखा है और बड़ी सफाई करके और लेके बज गए। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बात बिहार की मुहिम शुरू करने वाले प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि बात बिहार की मुहिम और इसकी योजना उन्होंने नहीं बनाई थी और इस मामले में पटना में उनके एक सहयोगी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। ये मामला किसी दूसरे की योजना को धोखाधड़ी करके अपनी बताकर पेश करने का है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। वो कोई बौद्धिक संपदा चोरी करने का मामला दर्ज हुआ है। किन्होंने दर्ज करवाया ये केस? शाश्वत गौतम नाम के व्यक्ति हैं। एफआईआर में आरोप लगाने वाले का नाम शाश्वत गौतम बताया गया है और इसमें लिखा है कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एफआईआर में ये भी बात लिखी है कि शाश्वत गौतम ने बात बिहार की मुहिम का खाका तैयार किया था। बाद में उनका एक सहयोगी प्रशांत किशोर से मिल गया और इस तरह बात बिहार की मुहिम पर प्रशांत किशोर ने अपनी मुहर लगा दी। एफआईआर में लिखी ये बातें कितनी सही है, पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। लेकिन प्रशांत किशोर ने धोखाधड़ी के आरोपों को गलत बताया। यही नहीं, जेडीयू और बीजेपी से लोहा लेने के लिए बात बिहार की मुहिम चला रहे प्रशांत किशोर का विपक्ष ने भी बचाव किया और आरजेडी ने तो उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को सीधे सीधे राजनीतिक साजिश से जोड़ दिया। सरकार से हटते ही उन पर इस तरह का मामला आया है। कहीं न कहीं लगता है कि सरकार के इशारे पर ही सब काम हो रहा है। विपक्ष ने सवाल उठाए तो जेडीयू ने भी साफ कर दिया कि इस मामले से सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन के लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो न मैं कोई पुलिस पदाधिकारी हूँ, न मैं कोई थानेदार हूँ, न प्रशासन का कोई अधिकारी हूँ, तो इस संदर्भ में उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। बीजेपी ने तो धोखाधड़ी का आरोप लगने पर प्रशांत किशोर को खूब कोसा। स्पष्ट है कि सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की सरकार में किसी को न बख्शा जाता न किसी को फंसाया जाता है। दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट
2020 के मुताबिक भारत 138 अरबपतियों के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के अरबपतियों को जोड़ दिया जाए तो संख्या 170 पहुंच जाएगी, जबकि इस लिस्ट में चीन 799 अरबपतियों के साथ पहले पायदान पर है, तो वहीं अमेरिका 626 अरबपतियों के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सबसे ज्यादा 50 अरबपति मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में 30, बेंगलुरु में 17, अहमदाबाद में 12 अरबपति रहते हैं। इस लिस्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में कुल 2817 अरबपति हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गांव वालों ने एक गर्भवती महिला को 5 किलोमीटर पैदल चलकर जिला अस्पताल पहुंचाया। महिला 9 महीने की गर्भवती थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी, जिसके बाद गांव वालों ने महिला को चारपाई पर लिटाया, फिर उसे रस्सी की मदद से एक लंबे बांस से बांध दिया, जिसे 2 आदमियों ने उसे डोली की तरह अपने कंधे पर उठा लिया और फिर 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे सड़क तक पहुंचाया। बाद में एम्बुलेंस की मदद से गर्भवती को अस्पताल ले जाया गया। लोगों का कहना है कि उनके गांव जवराही तक आने जाने के लिए सड़क नहीं है और उन्हें इसी तरह बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना पड़ता है। डोली में ढोआ के ले रहे हैं, यहाँ गाड़ी आने के लिए व्यवस्था नहीं है और गाड़ी आती है तो बोल देते ही जे नहीं है, चक्का हमारा ठेक जाती है, फंस जाता है। सिंदूर ग्राम पंचायत में आने वाले गांव जवराही जाने के लिए सड़क है ही नहीं, रास्ता है तो वो भी जंगल के बीच से गुजरता है, जिस पर गाड़ियां चल नहीं सकती। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों ने जल्द ही गांव तक सड़क बनाने का भरोसा दिया। उसको बनवाने के लिए जो है वो मनरेगा से हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था। गाँव वालों को की सुगमता के लिए हम इसको जो है पूरा पेट करके इसका जो है इसको जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन तब तक आग ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जंगलों में आग लगने की वजह से इलाके में दहशत है। हालांकि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन के बचाव में उतर आए। अमानतुल्लाह खान ने एक ट्वीट करते हुए ताहिर हुसैन को बेकसूर बताया। अमानतुल्लाह खान ने लिखा कि ताहिर हुसैन बेकसूर हैं। बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के सामने पंजाब का रोड मैप पेश करने पर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी में घिर गए। करीब 8 महीने से नवजोत सिंह सिद्धू खामोश थे और पंजाब की सियासत से जुड़ा कोई बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक उनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की बात बताई और दोनों नेताओं के साथ उनकी एक तस्वीर जारी की। सिद्धू का दावा है कि ये तस्वीर उसी मुलाकात की है जिसमें उन्होंने पंजाब के विकास का रोड मैप पेश किया। लेकिन जैसे ये बात पंजाब कांग्रेस के नेताओं को पता चली तो वो भड़क गए और उन्होंने सिद्धू को ये सलाह दी कि उन्हें राज्य से जुड़ी कोई भी बात पहले मुख्यमंत्री से करनी चाहिए। अच्छा ये है भी जो बात वो वहाँ भी कर सकते हैं, कोई रोक थोड़ी है किसी को। पर अगर वो ये बात पहले कैप्टन साहब से कर लें, अपनी भेंट कैप्टन साहब से कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आए। खबर आई थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर ने उन सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने उनके कैप्टन की अनदेखी करने पर तंज भी किया। मैं वही बोलता हूँ ना, सीएम साहब को बताएं, पंजाब के लोगों को बताएं, पंजाब की असेंबली में बताएं और जो विरोधी दल है उनको भी बताएं, ताकि क्या पता उनका रोड मैप ऐसा हो कि वो दिन रात में 24 घंटे में शायद कांग्रेस की कायाकल्प कर दें। सिद्धू अक्सर पंजाब कांग्रेस की लाइन से अलग हटकर बात करते हैं, जिसे विरोधी हाथों हाथ लेते हैं। इस बार भी वही हुआ और अकाली दल ने रोड मैप की बात के बहाने कैप्टन सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक क्वेश्चन मार्क तो कर दिया कि 3.5 साल जो कांग्रेस की सरकार चली है वो बिना किसी प्लान के
बिना किसी रोड मैप के चली है। राजस्थान के बूंदी में लोगों ने पुलिस के सामने ही चोरी के शक में एक आदमी की पिटाई कर दी। जिस आदमी की पिटाई की गई उस पर लोगों ने मंदिर से सामान चोरी करने का आरोप लगाया और पुलिस के सामने ही उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। कोई उसे लातों से पीटता दिखा तो कोई उस पर थप्पड़ चलाता नजर आया। इस बीच मंदिर के अंदर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे जो आरोपी को नाराज लोगों की भीड़ से बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन लोगों की गुस्से के आगे वो भी बेबस नजर आए। पुलिस के रोकने के बाद भी लोगों की भीड़ आरोपी को मारती रही। इस बीच खफा लोगों ने पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की की। बाद में किसी तरह से पुलिस के जवानों ने लोगों को शांत करवाया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सामने ही कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन छात्रों ने कुलपति पर यूनिवर्सिटी में होने वाली नियुक्तियों में हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और उनके विरोध में यूनिवर्सिटी पहुंचे मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को ज्ञापन सौंपने जाने लगे, लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और इन छात्रों को पीछे की तरफ धकेलने लगे, जिससे गुस्साए छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रहे छात्रों ने केंद्रीय मंत्री से कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाषी छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है, को इस पर ध्यान देना चाहिए, जांच की समितियां गठित करने चाहिए। आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। रामपुर के सांसद आजम खान के बेटे और सवार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। छत्तीसगढ़ के नान घोटाले में बनी एसआईटी को नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक के वकील ने कानून के खिलाफ बताया। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। राजस्थान के भरतपुर में बाइक सवार 2 लोगों ने एक लड़के को गोली मार दी। लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। राजस्थान के बाड़मेर में 3 अल्पसंख्यक परिवारों के 50 सदस्यों को गांव से बेदखल करने के मामले के एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। इस बारे की जांच एडिशनल एसपी बाड़मेर को मैंने सौंपी है। वो जैसी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी तदनुसार कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 स्कूटर और 1 मोटर बाइक बरामद की गई। यूपी के मैनपुरी में बच्ची के रेप के आरोप में 3 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। घटना का अनावरण करके मुलजिम को गिरफ्तार करके हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाएंगे। अनुवल डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के करीबी रहे गैंगस्टर एजाज लकड़वाला के उस कोडवर्ड को क्राइम ब्रांच ने डिकोड कर दिया, जिसके जरिए वो बिल्डरों को धमकी देता था। आरोप है कि एजाज लकड़वाला के सस्ते मकान देने की धमकी की वजह से एक बिल्डर को 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसके बाद उसने एजाज लकड़वाला और उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जिस कोडवर्ड के जरिए बिल्डरों को मकान सस्ते में देने के लिए धमकाया जाता था वो है लव लेटर। कहा यह जा रहा है कि कोड वर्ड के जरिए बिल्डरों को परेशान किया जाता था और सबसे अहम बात ये कि उनसे पैसा नहीं बल्कि अपने लोगों को एजाज लकड़वाला सस्ते में घर देने के लिए धमकी देता था। आशंका जताई गई कि एजाज लकड़वाला ऐसा खुद को दाऊद इब्राहिम से बड़ा दिखाने के लिए करता था। हो सकता है अपने लोगों को ऑब्लाइज कर रहा अपना गैंग बनाने के लिए। एजाज लकड़वाला से पूछताछ के बाद पुलिस को इस मामले में कई और जानकारियां मिलने की उम्मीद है। गुना दाखिल कर लिया गया है और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। एजाज लकड़वाला इस वक्त मुंबई पुलिस की रिमांड में है। गुजरात में सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अब लोग क्रूज से भी देख पाएंगे। गरुड़ेश्वर से चलने वाली क्रूज नदी से ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करवाएगी। क्रूज रात को भी चलेगी, जिससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर चल रहा लाइट और साउंड शो देखा जा सकेगा। क्रूज की टिकट 250 रुपए से 300 रुपए के बीच होगी। खास बात यह है कि 4 घंटे के सफर में यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम क्रूज पर ही होगा। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से दर्शन करके लौटे श्रद्धालुओं की फिर से जांच करने के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। अकाली दल और बीजेपी के विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई और सदन से बाहर निकलने के बाद राज्य सरकार पर तो निशाना साधा ही, साथ ही कांग्रेस पर इस कॉरिडोर को बंद करने की साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। 70 साल इस लांघे नूं नहीं जे खुल्लण दिता ते पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी ते जद खुल गया ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦ कराउण दी साजिशां अज पंजाब 'ਚ चल रही ने। अकाली दल के आरोपों से पंजाब की कांग्रेस सरकार तिलमिला गई।
और उन्हें इस मामले में केंद्र सरकार से सवाल जवाब की नसीहत दे डाली। इनकी रियल सिस्टर है, वहाँ आपके साथ जो बात कर रहे हैं जाकर वहाँ बात करेंगे। बहन जी चलो मोदी के पास चलें कि क्यों ऐसा काम चल रहा है। असल में ये विवाद आईबी की एक चिट्ठी के सामने आने से शुरू हुआ, जिसमें पंजाब पुलिस से करतारपुर जाने वाले 4 श्रद्धालुओं से पूछताछ की जरूरत बताई गई थी। लिहाजा आस्था से जुड़े इस मुद्दे में श्रद्धालुओं से पूछताछ पर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साध लिया। ऐसा क्या राइट है, हम किसी श्रद्धालु की कैसे चेकिंग कर सकते हैं? मतलब क्यों हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं? ये सवाल खड़े होते हैं सरकार पे। मध्य प्रदेश के सतना में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि बिजली के मीटर लगाने पर मामूली विवाद शुरू हुआ था, जो हाथापाई तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें कुछ औरतें शामिल थी। लोगों का आरोप है कि थाना कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। महाराष्ट्र बोर्ड के स्कूलों में अब 10वीं तक मराठी भाषा पढ़ाना जरूरी होगा। मराठी भाषा गौरव दिन के मौके पर विधानसभा में इससे जुड़ा बिल पास हो गया। और ये कदम महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव लाएगा, इसकी एक झलक विधानसभा के बाहर नजर भी आ गई। सदन में बिल पर वोटिंग से पहले मराठा संस्कृति को पेश किया गया। मराठी भाषा में लिखे गए ग्रंथ और साहित्य की किताबें एक पालकी में लाई गयी। ढोल और मंजीरों का शोर चारों तरफ गूंजने लगा। उत्सव जैसा माहौल बन गया। इसमें सीएम उद्धव ठाकरे अपने सभी मंत्रियों के साथ शामिल हुए। बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मौके पर उद्धव सरकार के साथ खड़े दिखे। इस कार्यक्रम के बाद विधानसभा में मराठी भाषा से जुड़े बिल पर वोटिंग हुई और ये बिल सभी दलों की सहमति से पास हो गया। पहली से लेकर 10वीं तक अभी जो मराठी कंपलसरी की गई है, ये पहला महाराष्ट्र शासन का स्टेप है और व्यवहारिक लैंग्वेज में भी मराठी आना चाहिए, ये भी हमारी सबकी मांग है और उसी तरह से हम कदम बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा में बिल का समर्थन तो किया, लेकिन कई विधायकों ने उद्धव सरकार के इस कदम को महज दिखावा करार दिया। उन्होंने सरकार को बंद पड़े मराठी स्कूलों की भी याद दिला दी और उद्धव सरकार के कदम को पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। हमने विधानसभा के नियमों के किताब में क्या लिखा है कि हम विधानसभा का कामकाज मराठी या हिंदी या अंग्रेजी में कर सकते, तो शुरुआत तो यहीं से होना और ये बंधन फिर सब नेताओं पे लग जाए। विधान परिषद के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले विधायक कपिल पाटिल ने भी बंद पड़े मराठी स्कूलों को खोलने की मांग की। मैं हमारी शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ से निवेदन करूंगा कि आज के दिन ये स्कूल बंद करने वाला वो जो जीआर है, काला कानून है, उसको वापस लिया जाए। नए बिल के तहत महाराष्ट्र में सभी बोर्ड के स्कूलों में 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा पढ़ाई जाएगी। जो स्कूल इसका पालन नहीं करेंगे उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान इस बिल में है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने T20 रैंकिंग में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग के मुताबिक टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल 823 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर बने हुए हैं और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 676 अंकों के साथ 9वें नंबर पर हैं, जबकि इस लिस्ट में 879 अंकों के साथ पाकिस्तान के बाबर आजम पहले नंबर पर कायम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच 820 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। गेंदबाजों की लिस्ट में अफगानिस्तान के राशिद खान 749 अंकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं। रणजी मुकाबलों में डीआरएस लागू करने का फैसला लिया गया। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी में डीआरएस इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जिसकी शुरुआत रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबलों से होगी। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल जीत के साथ मैक्सिकन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मुंबई में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे शाहरुख खान ने एक छात्रा की मदद की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंच पर अवार्ड लेने के दौरान छात्रा के बाल उसी के कोट में फंस गए, जिसे देखकर शाहरुख ने बालों को सुलझाने में छात्रा की मदद की। दिल्ली में हुई हिंसा की वजह से गृह मंत्री अमित शाह सावरकर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसके पीछे राजधानी में मौजूदा हालात पर हो रही बैठकों में व्यस्त होने की बात कही गई। लखनऊ में कोनेश्वर मंदिर में किए गए कुछ विकास कामों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन भी मौजूद रहे। 48 साल के केकेआर के स्पिनर प्रवीण तांबे को बीसीसीआई ने आईपीएल में खेलने की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने बोर्ड की बिना इजाजत दुबई में एक लीग में हिस्सा लिया था। प्रवीण दिसंबर में हुई आईपीएल नीलामी में बिकने वाले सबसे ज्यादा उम्र के क्रिकेटर थे।
हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार को भ्रष्ट सरकार बताते हुए समर्थन वापस ले लिया। बलराज कुंडू पिछले कई दिनों से रोहतक से विधायक रह चुके पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ उनके मंत्री पद पर रहते हुए किए गए घोटालों की जांच करवाने की सीएम से मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के सदन में मनीष ग्रोवर को क्लीन चिट दिए जाने के बाद बलराज कुंडू भड़क गए। उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया। बलराज के मुताबिक 1-2 दिन में वो राज्यपाल और स्पीकर से मिलकर इस मामले में अपनी लिखित चिट्ठी भी सौंप देंगे। उधर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुंडू को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। मैंने समर्थन ईमानदार सरकार, ईमानदार मुख्यमंत्री को दिया था। ऐसे ऐसे लोग जिनके बिल्कुल क्लियर कट पूरा प्रदेश बोलता है कि वो भ्रष्टाचार में किस प्रकार से लिप्त हैं, उनको क्लीन चिट देना मुख्यमंत्री जी का, तो मैं ऐसे सरकार को उसको अपना समर्थन जारी नहीं रख सकता। मैं अपना समर्थन इस भ्रष्ट सरकार का जो समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री हैं उससे वापस लेता हूं। राजस्थान के झालावाड़ में कुछ दबंगों ने एक दलित परिवार की बेरहमी से पिटाई की, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि दबंगों की बकरियों ने दलित परिवार के खेतों में घुसकर फसल खराब कर दी थी, जिसकी शिकायत करने पर दबंग भड़क गए और उन्होंने परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। पिटाई करने वालों में कुछ नाबालिग भी शामिल थे, जो सरेआम उन लोगों पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। दबंगों ने लोहे के डंडों से उन लोगों पर कई वार किए, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। परिवार ने आरोप लगाया कि जब वो इस मामले की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचे तो दबंगों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही थाने में बंद कर दिया गया। जब मैं थाने में गया तो मैं उनसे बातचीत करने लगा तो थाने में मेरे साथ जाती मेरे को पकड़ के अंदर कर लिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की दलील दी और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। हमने दो ही पार्टी की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया। दलित की तरफ से धारा 13 लगाने की SC/ST एक्ट। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। राजस्थान के कोटा में वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग पर सीएम निशुल्क दवा और जांच योजना में काम करने वाले कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध किया। यूपी के अमेठी में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश खुशियाल निषाद को गिरफ्तार किया। रायबरेली से 20,000 रुपए का इनामिया है, जिसका नाम है खुशियाल निषाद, जिसको आज जगदीशपुर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण को 82% बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। राजस्थान के दौसा में MP और विधायक ने रात में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस चौपाल में DM समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने 80 अधिकारियों और जवानों को सेना मेडल और 9 को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। सीरिया के इदलिब में हुई बमबारी में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां रूस के समर्थन वाली सीरिया की सेना ने एक स्कूल को भी निशाना बनाया और रिहायशी इलाकों में कई बम गिराए। बमबारी का शिकार हुई इमारतों से धूल और धुएं का गुबार उठता नजर आया। हमले के बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। बमबारी की वजह से स्कूल की इमारत तबाह हो गई और कई बच्चे बमबारी का शिकार हो गए। हमले के बाद राहत बचाव की टीमें भी वहां पहुंची और घायल बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। इदलिब के इस इलाके में तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों और सीरिया की सेना के बीच लड़ाई और गहरा गई। कई जगहों पर विद्रोही भी सेना पर पलटवार करते नजर आए। इस बीच सीरिया की सेना ने तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि बड़ा ड्रोन इदलिब के साराकिब शहर के ऊपर उड़ रहा था, जिसे मार गिराया गया। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। हत्या के अलावा उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब ये मुकदमा पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। आरोप है कि दिल्ली में हिंसा के समय ताहिर हुसैन के घर की छत से उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की थी। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने पार्षद ताहिर हुसैन को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली हिंसा मामले में उनके खिलाफ जांच पूरी होने तक उन्हें सस्पेंड किया गया है। पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।
दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन के बचाव में उतर आए। अमानतुल्लाह खान ने एक ट्वीट करते हुए ताहिर हुसैन को बेकसूर बताया। अमानतुल्लाह खान ने लिखा कि ताहिर हुसैन बेकसूर है। बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से पत्थर और पेट्रोल बम मिले। आरोप है कि दिल्ली में हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन के घर की छत से उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की थी। और माहौल शांत होने के बाद मीडिया ताहिर हुसैन के घर की छत पर पहुंचा, जहां पेट्रोल बम रखा नजर आया। यही नहीं, पूरी छत पर खूब सारे पत्थर भी बिखरे दिखाई दिए। इसके अलावा छत पर गुलेल भी रखी नजर आई। और हम ताहिर हुसैन के घर के छत पर हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं, ये पेट्रोल बम बनाकर रखे हुए हैं। साथ ही साथ ये जो गुलेल एक रखा हुआ है दूर तक पत्थर को फेंकने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कैरेट में यहाँ कई सारे ईंट पत्थर रखे हुए हैं। इस पूरे छत की तस्वीर बता रही है कि यहाँ से जमकर पत्थरबाजी हुई होगी। ताहिर हुसैन का ये घर 4 मंजिला है, जिसमें उनका दफ्तर है। इसके अलावा इस इमारत में एक फैक्ट्री भी चलती है, लेकिन हिंसा के बाद उनका घर पुलिस की निगरानी में है। पुलिस वाले फिलहाल इस बिल्डिंग को पूरी तरह से अपनी सुरक्षा में लेकर के रखे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। ताहिर हुसैन उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले वार्ड नंबर 59 से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। और दिल्ली हिंसा के दौरान उनके घर से उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया था। यही वजह है कि बीजेपी ने ताहिर हुसैन के बहाने पूरी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और उनके घर से मिले पेट्रोल बम और पत्थर के बारे में बात की। साथ ही पार्टी ने ताहिर हुसैन पर कार्रवाई न करने के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा। उनके घर में पूरा असला मिला है, पूरे दंगे की तैयारी मिली है, उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुप है। ताहिर हुसैन के घर पर मिले सामान के मामले के तूल पकड़ते ही उन्होंने एक बार फिर सफाई दी और उनके खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। साथ ही ताहिर हुसैन ने ये भी साफ कर दिया कि वो मामले की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। दिल्ली पुलिस वहाँ से मौजूद थी और उसके सामने वहाँ से निकले। उसके बाद ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो वही बताएंगे, इसकी जाँच के बाद मालूम पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर तरह की जाँच कराने को तैयार हूँ, जाँच में सहयोग देने को तैयार हूँ। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी ने खुलकर ताहिर हुसैन का साथ तो नहीं दिया, लेकिन ये संकेत जरूर दिए कि वो इस मामले में एक तरफा फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। मेरा कहना तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। ताहिर हुसैन का वर्जन आया है कि जो ये घटना हुई है उसके पहले से ही वो पुलिस के माध्यम से उस घर से वो बाहर जा चुके थे, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। दिन भर चली गहमा-गहमी के बाद दिल्ली पुलिस ने शाम को ताहिर हुसैन का दिल्ली के चांदबाग इलाके में बना घर सील कर दिया। खबर है कि पुलिस उनके घर से पत्थर और पेट्रोल बम मिलने के मामले में जल्द ही उनसे पूछताछ भी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन के घर को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये बाकायदा दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इस घर को सील किया है और कई घंटे तक दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो ताहिर हुसैन के इस घर में दाखिल हुई है। अंदर तमाम जो एविडेंस है वो उसने कलेक्ट किए हैं। दिल्ली पुलिस के सोर्सेस का कहना है कि ताहिर हुसैन को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि किस तरह से उनके घर की छत पर भारी तादाद में जो पत्थर हैं और जो पेट्रोल बम हैं, जो बोतलें हैं, वो किस तरह से उनके घर में मिली थी। इस बीच आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लग रहे आरोपों पर अरविंद केजरीवाल की कड़ी प्रतिक्रिया आई। मीडिया ने जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने आक्रामक अंदाज में दिल्ली हिंसा के हर दोषी पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। उस पे आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक गिरा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, शेयर बाजार में भारी गिरावट है। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक गिरा है, तो 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और इसे बड़ी गिरावट माना जाएगा। ये क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1000 से ज्यादा अंकों से नीचे गिरा है सेंसेक्स। शेयर बाजार में भारी गिरावट है। निफ्टी का हाल भी हम आपको बताएंगे और ये जो जानकार हैं इसके पीछे क्या कारण है ये
हम जानने की कोशिश करेंगे। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट, क्या वजह है इसके पीछे? जसप्रीत, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो मार्केट है आज पहली बार नहीं गिरा है, बल्कि 5 लगातार सेशन जो है 5 लगातार सेशन से मार्केट गिरता जा रहा है। अगर हम सोमवार से शुरू करें और सोमवार से आज शुक्रवार है, लगातार 5 सेशन में गिरावट देखी गई थी, लेकिन बीच में कुछ मार्केट सुधार हुआ था। जो म्यूचुअल फंड्स और जो इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने कुछ मार्केट को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन आज फिर से आप देख सकते हैं कि लगभग 1000 से ज्यादा पॉइंट मार्केट गिर चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है जो चाइना में खतरनाक वायरस, जो डेडली वायरस है कोरोना वायरस, उसकी वजह से जो फॉरेन डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चाइना से होता है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो यानी कि समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के मार्केट भर में लगातार असर पड़ रहा है, जिसका असर साफ तौर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स पे भी साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से जो इम्पैक्ट है कोरोना वायरस की वजह से मार्केट लगातार गिर रहे हैं। जसप्रीत, आपको बताना चाहेंगे कि ये मार्केट सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो लेवल मार्केट्स होते हैं, डॉ जोन्स की बात करें या फिर हम विदेशी सेंसेक्स की बात करें, वहां पर भी कोरोना वायरस का साफ और बड़ा असर दिख रहा है, जिसकी वजह से लगातार मार्केट गिरते जा रहे हैं। हालांकि जो जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे चाइना में फैलकर पूरी दुनिया में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, आने वाले दिनों में मार्केट को संभलना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल विवेक, तो ये मार्केट का संभलना मुश्किल होगा, कोरोना वायरस का ही कारण है कि ये बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शनिवार को राम मंदिर निर्माण स्थल की मिट्टी की जांच करवाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के आधार पर ट्रस्ट की अगली बैठक की तारीख तय होगी। शनिवार यानी कल भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या जाएंगे। वहां महंत नृत्य गोपाल दास समेत दूसरे सदस्य भी मौजूद होंगे। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ और फिर अयोध्या में होने वाली बैठकों में नृपेंद्र मिश्र मंदिर के भवन निर्माण के लिए मॉडल डिजाइन, निर्माण की अवधि और लागत के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, नृपेंद्र दास कल अयोध्या जाने वाले हैं, मिट्टी की जांच होगी, उसके आधार पर ही अगली तारीख तय होगी। देखिए, नृपेंद्र मिश्रा क्योंकि इस जो समिति है राम मंदिर निर्माण को लेकर, भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनके ऊपर तमाम वो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि भवन निर्माण को लेकर जो भूमि पूजन होगा उसकी तारीख एक बार तय हो जाएगी तो पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होगी। आज एक बैठक लखनऊ में है और उसके बाद अयोध्या में, यानी कि कल शनिवार को जब वो पहुंचेंगे अयोध्या, तो तमाम जो सदस्य हैं, जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास और दिल्ली के भी कुछ सदस्य हैं जो दिल्ली से आज रवाना हो रहे हैं। कुछ सदस्यों से मेरी बात भी हुई है और वहां पर अयोध्या में वो लोग, तमाम लोग ये शामिल होंगे जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, जिसमें जो वहां पे सॉइल की जांच कराई जाएगी कि आखिर में क्या है, और उसके आधार पर जो अगली बैठक है, याद होगा कि 19 फरवरी को पहली बैठक हुई थी ट्रस्ट की दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में। उसके बाद ये खबर निकल कर के आई थी कि 3 और 4 मार्च को अगली बैठक होगी अयोध्या में, लेकिन कल ये तय होगा कि 3 और 4 मार्च को बैठक होनी है या फिर इसको आगे टाला जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से दारोमदार करता है सॉइल की जांच के आधार पर, टेस्टिंग के आधार पर। बिल्कुल रवि, तो ये एक नया पहलू है जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि कल मिट्टी की जांच होगी अयोध्या में। उसके बाद ट्रस्ट की जो अगली बैठक होने वाली है वो कब होगी, ये कल तारीख पता लगेगी। बढ़ते हैं आगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली हिंसा पर अब हालात काबू में है और पिछले 36 घंटों से किसी भी तरह की हिंसा से जुड़ी कोई खबर नहीं आई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आज हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी जाएगी। इस बीच हिंसा फैलाने के आरोप में 514 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही हिंसा प्रभावित इलाकों में 7000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। इस बीच पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यह भी कहा कि अगर किसी के पास हिंसा से जुड़ी घटना का कोई भी वीडियो है तो उसे सीलमपुर में डीसीपी ऑफिस में पुलिस को सौंप दे। दिल्ली हिंसा के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह ने इस मामले में देर शाम पुलिस अधिकारियों के साथ एक और बैठक की, जिसमें हिंसा प्रभावित इलाकों के ताजा हालात की जानकारी ली। इस बैठक में अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। इस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि लोग अफवाहों पर भरोसा न करें और ना ही भड़काने वाले उन लोगों की बातों में आए जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं।
दिल्ली में हुई हिंसा के बीच भड़काऊ बयान देने के आरोप में दायर की गई याचिकाओं पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसी ही एक याचिका में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनीष सिसोदिया, वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया गया। इस याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नागरिकता कानून के विरोध में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने बयानों से लोगों को भड़काया, उन्हें सड़कों पर उतरने को कहा। दिल्ली में हुई हिंसा के मुद्दे पर लेफ्ट ने देश के कुछ शहरों में प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। लेफ्ट के प्रदर्शन का असर हैदराबाद में भी दिखा, जहां लेफ्ट के कार्यकर्ता बैनर लेकर सड़क पर उतर आए। इस मौके पर इन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। We want justice! We want justice! हिंदू मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह का पुतला जलाने की कोशिश भी की, लेकिन हैदराबाद पुलिस ने जलते पुतले पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। पुलिस ने इन लोगों को हटाने की कोशिश की, मगर उनकी कोशिश नाकाफी साबित हुई और कुछ प्रदर्शनकारी एक दूसरे को पकड़कर सड़क पर ही लेट गए। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को एक वैन में डालकर वहां से ले गई। हिरासत में लेने से पहले इन लोगों ने गृह मंत्री पर दिल्ली की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पाने का आरोप लगाया। Resign Amit Shah immediately. Modi should take immediately steps to control the law and order situation in Delhi. गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें लुधियाना से भी सामने आई। वहां भी लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर दिल्ली हिंसा के विरोध में मार्च निकाला। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिल्ली में हिंसा रोक पाने में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई, जिसके लिए कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी खुद ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी जा रही हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। साथ ही साथ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल, पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, ये सारे लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे। 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है जो राष्ट्रपति से मिलकर के ज्ञापन देगा। राष्ट्रपति भवन से निकलकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस की मांगों का जिक्र किया। We also reiterate that you should immediately call for the removal of the Home Minister, given the gross ineptitude, abdication of duty, and his inability to contain the situation. वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली हिंसा के मामले में सरकार को राजधर्म याद दिलाया। And we requested the president to use his power to call upon the central government to protect and preserve its Rajadharma, and so that the citizens of this country and this national capital are assured of peace, tranquility and justice. जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं के बयान याद दिलाते हुए निशाना साधा। और जैसे 1984 में राजीव गांधी ने तब कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मुझे लगता है 2020 की हिंसा का भी आर पार की लड़ाई या इस पार या उस पार का फैसला, ये सोनिया जी के वाक्य उतने ही गंभीर हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता दिल्ली हिंसा पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भड़काऊ भाषण देने वाले दूसरी पार्टियों के नेताओं पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, लेकिन सोनिया गांधी ने बीजेपी नेताओं के आरोपों को नजरअंदाज कर दिया। बोलने दीजिए बीजेपी को, हम भी बोलेंगे, हम भी बात करेंगे। हालांकि कांग्रेस पर बीजेपी के जवाबी हमले बंद नहीं हुए। सोनिया गांधी जी इस दंगे पर भी सियासत कर रही, वो भूल जाती हैं कि 89 में भागलपुर में किस तरह से भागलपुर को कांग्रेस के दौर में उजाड़ा गया था। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी दिल्ली हिंसा के लिए गृह मंत्री पर कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया। उनको राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर तोहमत ऐसे में लगाना ये उनके राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक की, जिसमें हिंसा से प्रभावित लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जाए इस पर चर्चा की गई। और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल हुए।
मुख्य सचिव समेत दूसरे अधिकारी भी बैठक में पहुंचे। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने हिंसा में घायल हुए लोगों तक रोजमर्रा की जरूरत का सामान पहुंचाने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने हिंसा में मरने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा। सीबीएसई ने उत्तर पूर्व दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में आज और कल होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को टाल दिया है। सीबीएसई ने इन इलाकों में 12वीं के 69 सेंटर और 10वीं के 86 सेंटरों पर परीक्षा को टाल दिया है। सीबीएसई जल्द ही इन सेंटरों पर परीक्षा की अगली तारीख का ऐलान करेगी। वहीं सीबीएसई ने यह भी साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं के उन छात्रों की फिर से परीक्षा होगी जो हिंसा की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए थे। सीबीएसई ने उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा की वजह से परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों की जानकारी भी स्कूलों से मांगी है। सीबीएसई ने यह साफ किया कि 2 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर कांग्रेस भड़क गई। एक दिन पहले जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करते हुए पुलिस को फटकार लगाई थी और भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के मुद्दे पर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था। कांग्रेस ने इस तबादले को दिल्ली हिंसा से जोड़ते हुए केंद्र सरकार की साजिश बताया। रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की ट्रांसफर कर दी। कांग्रेस के इस हमले पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में जस्टिस मुरलीधर के तबादले के लिए 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जरिए भेजी गई सिफारिश का जिक्र किया और कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कोलिजियम ने तय किया, कोलिजियम के ऑर्डर्स को या जो रिकमेंडेशंस है उसका लागू किए जाते हैं, तो इस पे कैसी राजनीति। लेकिन कांग्रेस ने सरकार की किसी भी दलील को नहीं माना और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जस्टिस मुरलीधर के तबादले के फैसले को शर्मनाक बता दिया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 4 हफ्तों के लिए टाल दी। एक दिन पहले कोर्ट ने 4 नेताओं के बयान वाली वीडियो क्लिप दिखाकर पुलिस को फटकार लगाई थी और जवाब दाखिल करने को कहा था, जिस पर पुलिस ने बताया कि अभी उसकी प्राथमिकता शांति बहाल करना है और मौजूदा माहौल में भड़काऊ बयान पर कार्रवाई की गई तो उसका शांति व्यवस्था पर असर पड़ेगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की केंद्र सरकार को भी इस याचिका में पार्टी बनाने की मांग मान ली गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के तहत ही काम करती है। साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ चुनिंदा वीडियो का हवाला दिया, जबकि भड़काऊ बयान देने वाले 100 वीडियो मौजूद हैं, जिस पर कोर्ट ने केंद्र और पुलिस को 4 हफ्ते में विस्तार से जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के विरोध में और वहां की सड़क खुलवाने की मांग पर सरिता विहार में प्रदर्शन होने वाला था, जिसे टाल दिया गया है। पुलिस ने 1 मार्च को होने वाले इस प्रदर्शन को रोकने के लिए लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की, जिसके बाद प्रदर्शन को टाल दिया गया। ताकि जो आसपास के लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और वो आगे जो है वो अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक निकालना चाहते हैं। सभी लोगों से जो है वो हमने आज एक मीटिंग बुलाई अलग अलग जगह पे और फिर उस पर एक सहमति बनी है। बाकी सब लोग यहाँ पर आपके सामने हैं। इन लोगों ने जो है वो ये तय किया है कि हम जो है वो पीसफुल रहेंगे और अनिश्चित काल के लिए ये जो प्रोटेस्ट है उसको अभी पोस्टपोन कर देंगे।